जैसा कि आपकी ऑस्पी की गाइड कंप्लीट हो गई थी, तो अब मैं आपके साथ बात करती हूँ कि आपने वाइवा किस तरह से तैयार करना है और वाइवा के आपके कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और वही आपके जो नॉन ऑब्जर्व स्टेशन है उनमें भी आपको हेल्प करेंगे। तो जल्दी से हम बात कर लेते हैं आपके वाइवा के टॉपिक्स पर जो आपने बहुत अच्छे से तैयार करने हैं और वो आपको स्टेशंस में भी हेल्प करेंगे, यानी आपकी ऑस्पी में भी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है जी आपके पास आई लिड का टॉपिक। तो आई लिड के अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं आई लिड के अंदर आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये हमारे पास आई लिड का टॉपिक खुल गया है। तो आईलिड के टॉपिक के अंदर आपने सबसे पहले करना है जी क्लेजियन का टॉपिक। आपने क्लेजियन का टॉपिक बहुत अच्छे से करना है। आपको इसकी पैथोजेनेसिस आनी चाहिए, आपको इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस आने चाहिए, इसका फेट आना चाहिए, आपको इसकी ट्रीटमेंट आनी चाहिए कि कंजर्वेटिव भी होती है, मेडिकल भी होती है और इसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट भी होती है। ठीक है। उसके साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर ट्राइएमिसोलोन एसीटोनाइड का 0.1 से 0.2 ml का हम इंजेक्शन देते हैं डायरेक्टली इनटू द आपके जो कंजक्टाइवा, ठीक है, सॉरी, डायरेक्टली इनटू द क्लेजियन, और वो ठीक हो जाता है। ठीक है। ये आपकी जोगी की एग्जैक्टली लाइन है कि वो कंप्लीटली आपकी रेजोल्यूट कर देता है क्लेजियन को। तो ये आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। और जो ट्राइएमिसोलोन एसीटोनाइड होता है ना हमारे पास, उसको हम, ये हमारे पास एक स्टीरॉयड है जिसको हम टॉपिकल इस्तेमाल नहीं करते, ये बात भी आपने याद रखनी है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी हर्डोलियम। हर्डोलियम के अंदर आपने स्टाया को, हर्डोलियम एक्सटर्नम को अच्छे से करना है, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी ये डायग्राम्स भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। ये वाली क्लेजियन की डायग्राम, ये आपने क्लेजियन की ये बस्ट वाली डायग्राम भी कभी कभी आ जाती है। उसके बाद आ जाती है जी आपके पास ये आपकी जो हर्डोलियम की, ये ऑस्पी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से करनी है तैयार। उसके बाद ये आपकी डायग्राम है जी हर्डोलियम इंटरनम की, ये भी आपने देख लेनी है। ये आपके पास हर्डोलियम इंटरनम, क्योंकि ऊपर वाली साइड में तो मोबोबियन ग्लैंड पे बनता है, ये बहुत कॉमन है, तो इसको आपने याद रखना है। देन आपके पास आ जाता है जी ब्लेफराइटिस। ब्लेफराइटिस के अंदर आपने सिर्फ अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस को अच्छे से तैयार करना है, अपने वाइवा में भी और अपनी ऑस्पी में भी। ये इस तरह से आपके पास अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस के अंदर क्रस्टिंग होगी, आपकी मेटेड टुगेदर लैशेज होंगे। तो ये आपके पास पिक्चर आती होती है आपके अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस के अंदर। इसकी ट्रीटमेंट को भी आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। और इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस यानी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो होती है वो बेसिट्रिसन होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है जी ये ऑस्पी के अंदर ये स्क्वेमस ब्लेफराइटिस की, जिसके अंदर हम कहते हैं कि आंखों की खुश्की हुई हुई है। नॉर्मली हम जो लेमैन लैंग्वेज होती है उसके अंदर कहते हैं कि आंखों की खुश्की हुई हुई है, तो दैट इज़ स्क्वेमस ब्लेफराइटिस। तो इसको भी आपने याद रखना है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी नेक्स्ट पर चलें तो ये निट्स की डायग्राम है, ये आपने देख लेनी है। वैसे ऐसा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और ये भी आपको वाइवा में करने के लिए कोई खास ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी ट्रेकिएसिस। ट्रेकिएसिस का टॉपिक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर वाइवा एज वेल एज फॉर योर ऑस्पी। तो आपने ट्रेकिएसिस का टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार करना है। आपको इनकी जो कॉजेज़ हैं उसकी टाइप्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए, जैसे इन्फेक्टिव होती है, ट्रॉमेटिक होती है, ऑटोइम्यून है। ठीक है, ये सारी टाइप्स आपको अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद ट्रेकिएसिस की ये वाली डायग्राम बहुत ज़्यादा आती होती है जब आपके पास लैश जो है वो रब करते हैं आपके कॉर्निया के ऊपर, तो साथ ही क्या होगा, आपको फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगी, लैक्रिमेशन हो सकती है, आपको केराटाइटिस हो सकता है, परफोरेशन हो सकती है, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। तो ये सारी कंडीशन आपको देखने में मिलती हैं। इसके ट्रीटमेंट को आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। बुक के अंदर ये गलत लिखा हुआ है, -80 से -90 होना चाहिए डिग्री सेंटीग्रेड, आपके 200 लिखा हुआ है, तो ये आपने ठीक कर लेना है। उसके बाद जी आपके पास आ जाता है एंट्रोपियन। एंट्रोपियन भी आपके वाइवा ऑस्पी दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी टाइप्स भी आपको सारी आनी चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन, इसकी एग्जामिनेशन, हर चीज़ आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ये वाली डायग्राम भी आपने ज़रूर देखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी एंट्रोपियन। तो एंट्रोपियन में आपको इसकी टाइप्स आनी चाहिए सारी, एटियोलॉजी और एंट्रोपियन की ये वाली डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। स्नाइल एंट्रोपियन कई बार रिपीट होती है पेपर में, आपने इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी हमारे पास सिकाट्रिशियल एंट्रोपियन। ये ऑस्पी के अंदर भी बहुत ज़्यादा आती होती है, तो आपने इसको याद रखना है। यहाँ पे स्कार मार्क दिखाते होते हैं वो आपकी ऑस्पी के अंदर, तो आपने इसको ज़रूर देखना है। फिर उसके बाद आपके पास ये स्टीवन जॉनसन, कई बार ये ना आपके पास सिनेरियो बन के आ जाता है कि ट्रेकोमा की वजह से कौन सा होगा, आपके पास स्टीवन जॉनसन की वजह, फेस 1 की वजह से, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सिकाट्रिशियल एंट्रोपियन है। फिर आपके पास कंजेनिटल भी हो सकता है, कंजेनिटल की पिक्चर भी आ सकती है, और इसकी ट्रीटमेंट के सारे प्रोसीजर्स तो आपने बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। ट्रीटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आपके पास आ जाता है जी एक्ट्रोपियन। एक्ट्रोपियन भी आपके वाइवा में भी इंपॉर्टेंट है और आपकी ऑस्पी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, ये आपकी इसकी टाइप्स आनी चाहिए।
सारी टाइप्स। और ये सारी डायग्राम्स आपकी ऑस्पी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखें आपके पास लिड लैग हुआ हुआ है अवे फ्रॉम द ग्लोब, तो ये आपने ज़रूर याद रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये ग्रेड 3 है, ठीक है, ये आपने देख लिया। और उसके बाद ये आपके पास सिकाट्रीशियल है, इवर्टेड एज। उसके बाद आ जाता है, आपको इसके ग्रेड्स भी बहुत अच्छे से आने चाहिए कि पहले के अंदर फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्या होगा कि आपको पंक्टम विजिबल हो जाएगा, दूसरे में आपको ग्रेड 2 के अंदर पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा हो जाएगा, और थर्ड ग्रेड के अंदर आपका फॉर्निकल कंजक्टाइवा भी विजिबल हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ये आ जाती है जी पैरालिटिक, आपके पास जो सेवंथ नर्व की पालसी है, यानी फेशियल नर्व की पालसी है, उसकी वजह से जो एक ट्रोपियन हुआ हुआ है, तो उसको आपने याद रखना है। उसके बाद ये आपके पास कंजेनिटल है, तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। उसके बाद ये आपके पास आ जाता है इसकी सारी ट्रीटमेंट। आपको ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ट्रीटमेंट को भी आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। देन आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टॉसिस का। टॉसिस का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आपको सारी टाइप्स क्लासिफिकेशन आनी चाहिए, आपको इसकी सारी डायग्राम्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ये आपके पास कंजेनिटल टॉसिस है, ठीक है, लेफ्ट आई का हुआ हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये आपके पास कंजेनिटल बायलेटरल टॉसिस है, दोनों साइडों में टॉसिस है। उसके बाद आपके पास मर्कस गन होता है, ये देखें ये वाला टॉसिस, ये आपके पास सिनखाइनेट्रिक है, ये आपके पास मर्कस गन है, ठीक है, जब वो जॉ को ओपन कर रहा है तो आपके खुल जा रहा है। ये आपके पास टेलीकैंथस भी हुआ हुआ है, देखें इसके दोनों आईलिड के दरमियान में फासला ज़्यादा है, दैट इज़ टेलीकैंथस। और ये यहाँ पर आपको एक फोल्ड नज़र आ रहा है, दैट इज़ एपिकैंथस इन्वर्सिस, और साथ में टॉसिस भी हुआ हुआ है, तो ये आपके पास ब्लेफरोफिमोसिस सिंड्रोम की डायग्राम है। देन आपके पास आ जाता है राइट टॉसिस हुआ हुआ है आई के अंदर, अगेन आपके पास थर्ड नर्व पाल्सी की वजह से टॉसिस हो गया है, और आपके पास डायलेटेड पीपल नज़र आ रहा है। जो आपके पास हॉर्नर सिंड्रोम होता है उसके अंदर आपका पीपल जो होता है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, यानी मियोसिस हो जाता है पीपल के अंदर, जबकि जो आपका थर्ड नर्व पाल्सी होती है उसके अंदर आपका डायलेटेड पीपल हो जाता है। तो ये आपने याद रखना है, मिस्थीनिया ग्रेविस की वजह से भी आपके पास टॉसिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद ये आपके पास वेट की वजह से ये कोई क्लेजियन हो सकता है, कोई ट्यूमर हो सकता है, उसकी वजह से भी आपके पास टॉसिस है, ये आपने देखना है। ये भी मैकेनिकल वेट की वजह से कोई आपके पास ट्यूमर बना हुआ है, और ये अगेन आपने देखना है कि ये आपके पास इम्प्रूवमेंट हो गई है। अगर हमने सर्जरी परफॉर्म किया है लिड पोजीशन सर्जरी, तो उसकी वजह से हमारे पास टॉसिस इंप्रूवमेंट हो गई है। ये हमारे पास कंडीशन थी जो मैकेनिकल टॉसिस की थी, और फिर हमने सर्जरी परफॉर्म की तो वो हमारे पास आईलिड जब एलिवेट हो गई है तो ये बेहतर हो गई है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। ये टॉसिस का टॉपिक आपके वाइवा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके ऑस्पी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे से करनी है। इन्वेस्टिगेशन का हमारे पास निमोनिक है, पिंट के निमोनिक से आपने इसको याद करना है। फिनाइल एफ्रीन टेस्ट होता है, आपके पास आइस टेस्ट है, आपके पास न्यूरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है, एंड आपके पास टेंसिलोन टेस्ट है। देन आपने इसकी ट्रीटमेंट याद करनी है। ट्रीटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मेडिकल सर्जिकल साइड ट्रीटमेंट आनी चाहिए, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि लिवेटर मसल का फंक्शन क्या है, ग्रेड ऑफ टॉसिस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मार्जिनल पिपली रिफ्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपने सर्जिकल प्रोसीजर जो हमने परफॉर्म करने होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट, तो उसका निमोनिक है फ्लैब। एफ से आपने याद रखना है फेसेनेला सेविट प्रोसीजर है। उसके बाद एल से आपके पास लिवेटर रिसेक्शन है। देन आपके पास ए से एपोन्यूरोटिक स्ट्रेंथनिंग है, और बी से आपके पास ब्रो सस्पेंशन प्रोसीजर है। तो ये सारे आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी ट्यूमर्स ऑफ द आईलिड। तो ट्यूमर ऑफ द आईलिड के अंदर एक ही ट्यूमर जो आपने तैयार करना है अपने वाइवा के लिए भी और ऑस्पी के लिए भी। ये वाली डायग्राम कभी कभी आपको आ जाती होती है कैपिलरी हेमेंजियोमा की, तो कैपिलरी हेमेंजियोमा की डायग्राम को आपने अच्छे से कर लेना है। ये भी आपने कैपिलरी हेमेंजियोमा की डायग्राम को अच्छे से कर लेना है। उसके बाद कभी कभी ये ज़ेंथिलेस्मा की डायग्राम भी आ जाती है। यहाँ पर आपके पास लिपिड की कुछ आपको सक्रीशन सी नज़र आती है, लिपिड की एक्यूमुलेशन नज़र आती है, तो दैट इज़ ज़ेंथिलेस्मा, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारे पास ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम जो मैंने आपको बतानी थी कि आपने करनी है। कहीं भी आपके लोअर आईलिड पर कुछ भी आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है तो हमेशा आपने इसको बेजल सेल कार्सिनोमा कहना है। बेजल सेल कार्सिनोमा के आपने टाइप्स को भी अच्छे से करना है। नोड्यूलर होती है, अल्सरेटिव है, और आपके पास सेक्लेरोजिंग है। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट को भी आपने अच्छे से करना है। सर्जरी कर सकते हैं, क्रायोथेरेपी है, रेडिएशन है, आपके पास लेजर माइक्रो सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, और आपके पास टॉपिकल इमिक्वाइड 5% क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। यही डायग्राम्स थी। उसके बाद ये आपके पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। स्क्वेमस सेल में बहुत ज़्यादा गंद मचा होता है, आपकी आंख पे पूरा भरा होगा, तो दैट इज़ स्क्वेमल सेल कार्सिनोमा। और ये भी आपके पास
सेबेशियस ग्लैंड कार्सिनोमा है जो आपके पास मैकेनिकल टोसिस करता है। अगर आप इसके अंदर मैकेनिकल टोसिस भी लिखते हैं तब भी ठीक है, और अगर आप इसके अंदर सेबेशियस ग्लैंड का कार्सिनोमा लिखते हैं तो तब भी ठीक है। ये आपकी थी गाइडलाइन फॉर द आईलिड का टॉपिक, कि आईलिड के टॉपिक को आपने किस तरह से तैयार करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी जो आपका चैप्टर वो है हमारे पास लैक्रिमल सिस्टम का। लैक्रिमल सिस्टम के अंदर आपने 3 ही टॉपिक हैं जो अच्छे से तैयार करने हैं। उसके अंदर आपके पास कंजेनिटल नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन है, एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस है और आपके पास क्रॉनिक डेक्रोसिस्टाइटिस है। तो यही टॉपिक्स आपने जस्ट तैयार करने हैं अच्छे से। ठीक हो गया। अब मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार सारे टॉपिक्स जो आपने अच्छे से तैयार करने हैं अपने आईलिड के ये लैक्रिमल सिस्टम के टॉपिक के अंदर। लैक्रिमल सिस्टम के अंदर सबसे पहले ये आ जाता है, उसके बाद आपने क्या, हाँ ये बच्चों वाली डायग्राम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपके ऑस्पी के अंदर आती होती है कि बच्चे के यहाँ पर साइड में जो है इस तरह से म्यूकोपिरुलेंट डिस्चार्ज होता है और वो कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि ये क्या है। तो ये आपने ज़रूर बताना कि ये कंजेनिटल नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी, ये नीचे भी देखें, ये भी आपके पास नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन है, ये नीचे भी आपको दिखाई हुई है। उसके बाद यहाँ पर भी दिखाई हुई है, ये एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस है। देखें यहाँ पर स्वेलिंग भी नज़र आ रही है और ये एक्यूट केस है। तो ये आपने ज़रूर अच्छे से तैयार करना है, इसकी आपको ट्रीटमेंट भी अच्छे से आनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये देखें यहाँ पर भी देखें कितना अच्छा दिखाया हुआ है, ये आपके पास एमनियोटोसील है। ये सारी डायग्राम्स आपने बहुत अच्छे से तैयार करनी है। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट आपने ज़रूर अच्छे से तैयार करनी है कि हम सबसे पहले जो बच्चा आता है उसके अंदर सबसे पहले हम सिरिंजिंग या प्रोबिंग वगैरह का प्रोसीजर करते हैं। ठीक है, हम डीसीआर परफॉर्म नहीं करते, और जो डीसीआर होता है वो हम 5 से 6 ईयर्स के एज के बाद परफॉर्म करते हैं। ठीक है, डीसीआर के अंदर क्या होता है, इसको कहते हैं जी डेक्रोसिस्टाइटोरेनोस्टोमी। इसके अंदर करते क्या है, इसके अंदर हम ये जो हमारा लैक्रिमल सैक था ना पीछे, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ ये देखें, ये आपका जो लैक्रिमल सैक है ना, इसका हम डायरेक्ट कनेक्शन बना देते हैं विद द नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी के साथ डायरेक्ट हम जो कनेक्शन बना देते हैं, अब वो उसको नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारे पास नेज़ोलैक्रिमल डक्ट जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट है। तो वो डायरेक्टली यहाँ से सिक्रीशन जो है वो नोज़ के अंदर जाना शुरू हो जाती है। तो आपके पास ये मसला सॉल्व हो जाता है। और इसको करते कब है, इसको हम परफॉर्म करते हैं 5 से 6 साल की उम्र के अंदर। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। इस तरह के इंपॉर्टेंट जो क्लिनिकल पॉइंट्स हैं वो आपसे वाइवा ऑस्पी में पूछे जाते हैं। उसके बाद आपके पास आ गया जी एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस। एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस के अंदर आपने देख लेना इस तरह की आपको कंडीशन नज़र आएगी, दैट इज़ डेक्रोसिस्टाइटिस हुआ हुआ है। ठीक है, ये भी आपके पास डेक्रोसिस्टाइटिस की डायग्राम है, ये भी आपके पास रप्चर हो गया आपको पास नज़र आ रही है, ये भी आपके पास डेक्रोसिस्टाइटिस की डायग्राम है। तो ये आपने ज़रूर देख लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। और इसके अंदर देखिए यहाँ पे फिस्चूला भी बन गया है डेक्रोसिस्टाइटिस के साथ। नेक्स्ट देखेंगे जी, हमारे पास क्रॉनिक डेक्रोसिस्टाइटिस है। इसका टॉपिक आपके वाइवा में भी इंपॉर्टेंट है और आपकी ऑस्पी में भी, तो ये भी आपने अच्छे से तैयार करना है। ये देखें जी, ये आपके पास आ गया जी डेक्रोसिस्टाइटिस। अगेन आपके पास डेक्रोसिस्टाइटिस दोनों साइडों में बना हुआ है, बाइलेटरल है। ये आपके पास पस है, ये रीजर्जिटेशन टेस्ट है। हाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस के अंदर हम रीजर्जिटेशन टेस्ट जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते, जबकि जो आपके पास क्रॉनिक डेक्रोसिस्टाइटिस होता है उसके अंदर हम रीजर्जिटेशन टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये भी आपसे पॉइंट पूछे जा सकते हैं, तो आपने इसको ज़रूर याद रखना है। ये देखिए इस तरह से पस आपको नज़र आएगी, पस नज़र आएगी रीजर्जिटेशन टेस्ट के अंदर। तो ये आपकी सारी कंडीशन होगी। हाँ ये एक एस साइन वाला जो पिक्चर है ना, ये भी आपके ऑस्पी में बहुत ज़्यादा आती है। ये एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस है और इस तरह से एस शेप का कर्व आपके आईलिड के मार्जिन पर आपको नज़र आता है, तो दैट इज़ एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। उसके बाद ये आपके पास रोज़ बंगाल से हमारे पास किया हुआ है और ये आपके पास कॉर्नियल फिलामेंट के स्टेन नज़र आ रहे हैं। ये एज सच इंपॉर्टेंट डायग्राम नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं।